वेलकम बैक। अभी हम बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब ने जो एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। उन्होंने इस निज़ाम को रीसेट करने की बात की है, उन्होंने जेन ज़ी की बात की है, उन्होंने इस हुकूमत के मफलूज होने की बात की है, इस निज़ाम के मफलूज होने की बात की है। ये तमाम चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर बैरामंद तंगी और उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर रहनुमा शहजाद सईद चीमा साहब। अच्छा, मैं अपने मेहमानों की जानिब जाने से पहले मोहसिन नकवी साहब का वो शॉट आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कहा क्या था और उसके ऊपर जो सियासी जमातें हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है और हमारे DGISPR ने उस पर क्या कहा। वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। सो यस, गुड गवर्नेंस इज क्विंट एसेंशियल फॉर पाकिस्तान बिकॉज ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं। तो दैट मीन्स कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या आपको छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है? इट्स ए वेरी वैलिड क्वेश्चन। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर गुड गवर्नेंस। इज एन एग्रीड कंसेंसस डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान जिसके 14 नुकात हैं, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 12 years have a consensus। इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये पहला पॉइंट जो है ना, this is related to kinetics। बाकी 13 नुकात हैं। There are so many things। ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं गुड गवर्नेंस। ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर 13-14 साल आपके सामने है जब से नेशनल एक्शन प्लान बनाया है। देयर इज सम प्रॉब्लम जो उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा। आई थिंक 1972 का सेंसस था, 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, उस वक्त 4 सूबे थे। आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, we have to see is it serving good governance? But that debate has to be essentially done by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है। ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र जो है वो 3.5 साल में तुम कहाँ से चले हो और कहाँ पहुँचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल ख़राब है, ये चल नहीं सकता, बियॉन्ड रिपेयर चला गया है। जैसे उन्होंने कहा है वो तजावीज़ दें। ये जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। जी तंगी साहब, आपने सुना ये मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है और उसके रद्द-ए-अमल पर राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि मोहसिन नकवी साहब के साथ साथ अलीम खान साहब वो भी हमें छोटे सूबों की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की वो सपोर्ट करते नज़र आते हैं। जाम कमाल साहब ने भी कुछ ऐसी ही बातें की हैं जिसमें मोहसिन नकवी साहब के मौक़िफ़ को तक़वियत पहुँचती है। अब ये तीनों अफराद इस वक्त वफाकी हुकूमत के वज़रा हैं, वफाकी हुकूमत काबीना में शामिल है, जबकि इसके साथ साथ MQM और दीगर जो इस किस्म के स्पोर्टिव जमातें हैं वो भी इस मौक़िफ़ की तइद कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साहब का और मुस्लिम लीग नून से राणा सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ आया है। उन्होंने इस मौक़िफ़ को बिल्कुल कतई तौर पर रद्द किया है। आप क्या समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने ये किस तनाज़र में कहा है कि यह हुकूमत, यह निज़ाम बिल्कुल मफलूज हो चुका है, जबकि इस निज़ाम का वो हिस्सा भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे आपने मुझे मौका दिया। देखिए, मैं 1980 से 2024 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के में था और फिर तकरीबन आज मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ। मैंने अपने 45 साल कैरियर में ज़ियाउल हक का माशाल्लाह, मैंने परवेज़ मुशर्रफ का माशाल्लाह, मैंने हुकूमतें, मैंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं जिसमें मैंने बहुत जेलें भी काटी हैं फॉर द सेक ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन क्या मोहसिन नकवी साहब ने कभी इस मुल्क में इस सिस्टम की मजबूती के लिए एक दिन जेल में गुजारा है? मैंने तो ज़ियाउल हक के ज़ियाउल हक के वक्त में 1983 में मैं जेल में था, मुशर्रफ के वक्त में जेल में था। तो हमारे पर्सनल कोई काम नहीं था, सिर्फ इस मुल्क से डिक्टेटरशिप के खात्मे के लिए और इस मुल्क की डेमोक्रेटिक प्रोसेस की मजबूती के लिए हमने ये जेलें काटी हैं, हमने कुर्बानियाँ दी है, हमने मेहनत की है। और आज भी, कल मैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इस मुल्क की इदारों की, पाक फौज की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, अवाम की खिदमत करता था।
آج میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پلیٹ فارم سے اللہ کا شکر ہے کہ میں پاکستان پاک فوج سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہوں اور عوام کی خدمت کرتا ہوں, اپنی پارٹی کی خدمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر محسن نقوی صاحب کی ایک بات ہے کہ گڈ گورننس, یہ بہت اچھی بات اس نے کی, لیکن پلیٹ فارم کون سا ہے؟ جب آپ پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو اس وقت آپ نے محنت کی 3 یا 7 مہینے, لیکن اس کے بعد جب مریم بی بی آئی ہے تو آپ پھر اس پنجاب کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پھر آپ ایک سسٹم میں ہے کہ اس وقت پورے پاکستان, پوری دنیا کے سربراہان وہ اسلامی کنٹریز ہے, وہ ترقی یافتہ ممالک ہے, وہ امریکہ ہے, وہ ایران ہے, وہ پاکستان کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹیم کو اور اس کی محنت کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس سسٹم میں آپ بھی ہیں. تو اگر آپ کولیپس کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. میرے خیال میں محسن نقوی صاحب کو آ کے کلیئر کرنا چاہیے کہ میں جس سسٹم میں ہوں اور اس سسٹم کو میں کولیپس کرتا ہوں تو سب سے پہلے محسن نقوی صاحب کو اسی دن, اسی موڑ پر, اسی موقع پر ریزائن دینا چاہیے کہ میں اس سسٹم, یہ کولیپس ہو چکا ہے, میں اس سسٹم کا بہت اہم آدمی ہوں, لہٰذا میری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ریزائن دے دوں. اچھا تو پھر تو بات بن سکتی ہے. تنگی صاحب, آپ نے ابھی بات کی, آپ نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جیلیں کاٹی اور آپ نے جدوجہد کی, تو جب یہ اسی سسٹم کے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ہائیبرڈ نظام ہے اور یہ ہائیبرڈ نظام چلنا چاہیے, یہ وہ بھی کابینہ کا حصہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر 2 ترامیم ایسی آئیں, آئینی ترامیم 26ویں اور 27ویں, جن کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. کیا اس وقت بھی آپ مل کر اس جمہوریت کو مضبوط کر رہے تھے یا کمزور کر رہے تھے؟ دیکھیے چودھری صاحب, جہاں پر بھی یہ جو بلڈنگ ہے نا جس کو آپ پارلیمان کہتے ہیں, یہ بلڈنگ نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا نمائندہ فورم ہے, اور یہاں پر جب تک یہ اسمبلیاں ہوگی اسی طرح ترامیم آئیں گے, اور ترامیم عوام کے لیے, ملک کے لیے اور سسٹم کی بہتری کے لیے آتے ہیں. ترامیم ایسے رات کے اندھیرے میں نہیں آتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں آ کے سائن ہوتے ہیں اور اس کو پاس کرتے ہیں. اس پہ یہاں پہ جو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, میں دیکھیں میں ایوان بالا کا ممبر رہا ہوں, میرا کردار دیکھ لیں, میرے آپ جائیں دیکھ لیں کہ میں نے 6 سالوں میں میرا جو بھی کردار ہے آپ اس کو اسٹڈی کر لیں, سنیں اور آبزرو کر لیں. تو میرے خیال میں یہاں جو سینیٹرز بیٹھے ہیں ان کی ایک مورل, پروفیشنل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کو اسٹڈی کرے, ان کو ریڈ کر لے, ان کو سمجھے, اور اگر وہ ترمیم صحیح ہے پاکستان کے عوام کے لیے, اداروں کی مضبوطی کے لیے, ڈیموکریٹک پروسیس کی مضبوطی کے لیے, تو پھر ترامیم آئیں گے اور وہ پاس ہوں گے. تو میرے خیال میں 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان کی انسٹیٹیوشن کی مضبوطی کے لیے تھی, نہ کہ رات کے اندھیرے میں آ کے اس نے اس کو پاس کیا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پہ سائن کروا کے اس نے قانون کا حصہ بنایا. میں سمجھتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. چیمہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس میں. چیمہ صاحب, پاکستان میں اس وقت کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت بالکل تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے. عام آدمی, اس کے مسائل بے تحاشا بڑھ چکے ہیں, نہ وہ بجلی کا بل دے پا رہا ہے, نہ وہ گھر کا چولہا جلا پا رہا ہے. اور محسن نقوی صاحب کی اگر ہم بات دیکھیں تو پارشلی ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں درست نظر آتی ہیں کہ نظام اس قدر کمزور ہے کہ عام آدمی کو وہ سہولتیں یا اس کا وہ حق نہیں دے پا رہا جس کا وہ حقدار ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت نئی لیڈرشپ کی انہوں نے بات کی کہ نئی لیڈرشپ یہاں پہ پیدا نہیں ہو رہی, انڈکشن نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں ان کی ان باتوں سے, اور گراؤنڈ ریئلٹی کو کمپیئر کریں ان کے ساتھ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا غلط؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, بہت شکریہ. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, پاکستان کی واحد سیاسی جماعت کا کارکن ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ لگ سکی آج تک کہ یہ سسٹم کی تشریح ہے. اگر ساتھ وہ صرف یہ ڈیفائن کر دیتے سسٹم کی تشریح ہے, اس سسٹم میں کون کون شامل ہوتا ہے, مطلب آخر کچھ چیزوں کا مرکہ ہے نا جس کا نام آپ سسٹم رکھیں گے, جی جی, اور اس مرکہ کے کوئی KPIs ہوں گے جن کی بیس پہ سسٹم سسٹین کرے گا, کلیپس کرے گا, ترقی کرے گا, اور وہ KPIs کی آبزرویشن, مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کتنی دیر کے بعد ہوتی ہے.
नंबर वन मैं नहीं समझ पाया ऑनेस्टली जी, क्योंकि नंबर वन ये नहीं समझ पाया। दूसरा, मुझे आज के दिन तक ये पता नहीं लगा गुड गवर्नेंस और सिस्टम के सिंस 1947 कौन कौन से तरीकाकार के साथ हुकूमत करने की कोशिश नहीं की गई। हर सिस्टम, मैं फिर वो लफज अब सिस्टम मुंह पे चढ़ गया तो नकवी साहब ने भी कहा, और वैसे ही इतना फेवरेट लफ्ज है का कि लेके आज के चलाया गया नहीं चला, फेल हुआ। मेरी नजर के मुताबिक वो कहीं सस्टेनेबल सिस्टम नहीं थे, वो फेल हो गए। अब क्या हम सबका फेलशुदा तजर्बा को ही मजीद रिफाइन करके एक तो आगे लाना चाह रहे हैं, या हम टोटली कोई नया फॉर्मूला आ रहा है? नया फॉर्मूला आ रहा है तो भी उसको रख देना चाहिए पब्लिक के दरमियान के भाई हुण जिहड़ा ना साबका ते असीं ये 7 चीज़ां कीतियां, ये मुल्क प्रेसिडेंशियल फॉर्म से नहीं चला, टेक्नोक्रेटिक फॉर्म से नहीं चला, बाहर से इंपोर्ट किए हुए वज़राए आज़म से नहीं चला, अंदर से ला के मनपसंद अशखास को बिठा के नहीं चला, कल्ट डेवलप करके नहीं चला, हमने हर तजर्बा करके फौजी के साथ नहीं चला, 12-12, 14-14 साल एफर्ट करने के बावजूद नहीं चला, तो अब हम ये ला रहे हैं पब्लिक को एंगेज कर लें, नहीं चाहिए अवाम। अब मेरा ख्याल आपने फरमाया डीजल, तेल, पानी, खुराक, बिजली बिल, सेहत, तालीम, फीस, रोजगार, चूल्हा, इनमें इतनी फंस चुकी है इस सवेरे सर। मतलब मैंने कम से कम को मैं 20 घरानों को आज मैं अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठा हूँ, मेरी मुलाकात हुई, और उन घरानों की जो यंग जनरेशन है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड के सिस्टम केड़ा है, केड़ा बह गया है, किसने चलना है, वो अपनी इस परेशानी में बैठे हैं कि मैंने 16 की थी तो मुझे नौकरी कोई नहीं है, मैंने टेक्निकल एजुकेशन ली थी तो मेरे पास वसाइल नहीं है कि मैं उसको बना सकूं। सर टीवी के मामले में 101 वसाइल हैं, 101 हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम रोज प्रोजेक्ट देते हैं। तंगी साहब, क्या ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर एक बहस हो जिस पे ये सिस्टम कोलैप्स है या नहीं है, इसके ऊपर तमाम जमातें मिलकर इस पे बहस करें और अवाम के सामने यह मुकदमा पेश किया जाए? देखिए चौधरी साहब, मैं सबसे पहले मेरा एक गिला है कि तकरीबन मोहसिन नकवी साहब की इस तकरीर से लेके आज तक हम कितने बड़े बड़े चैनल्स पे, कितने बड़े बड़े एंकर्स, कितने बड़े बड़े इदारे एक आदमी की उस बात पे हम बात करते हैं। अगर हम इसी तरीके से जो आपने अभी बात की है कि अगर असम्बली के अंदर, पार्लियामान के अंदर हम नौजवानों की मुस्तकबिल के बारे में हम बिल ले आए, हम उनकी तरक्की की, उनके मुस्तकबिल की संवारने की बात करें, तो मेरे ख्याल में फिर ये जो अफरा तफरी है ये नहीं होगी। लेकिन हम भी टॉक शो पे आते हैं, आप भी लोग आते हैं, और अभी मोहसिन नकवी। मैं आपको बता दूं कि ये जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 30 साल का सफर 3.5 साल में इसने सफर किया, तो अभी ये भी बताएं ना कि यहां पर बैरवन तंगी जैसा वर्कर भी है जो 45 साल से वर्कर है, तो ये भी सोच ले कि मैंने कौन सा तीर मारा है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सालिमियत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की अक़दार के लिए कौन सी कुर्बानी मैंने दी है कि आज मैं इस सीट पे काम करता हूं। तंगी साहब, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। मेरे पास टाइम बड़ा थोड़ा है, लेकिन मैं चीमा साहब के 1 मिनट लूंगा। चीमा साहब, राना सनाउल्लाह साहब को भी 3.5 साल बाद याद आया कि मोहसिन नकवी साहब ने यह सफर 3 साल में तय किया है। जब 3 साल वो इकट्ठे एक ही काबीना में बैठे रहे, उस वक्त ये बात क्यों नहीं उठाई गई? सर, मोहसिन नकवी साहब इनके मोहसिन है, उनका नाम भी मोहसिन है और इनके भी मोहसिन है। उन्होंने अपने पूरे वज़ारत आला के इंटरम टाइम के दौरान इनको संभाला और इनके वज़ीर आला पंजाब बनाने में उनका सर 75% अमल दखल है। इसलिए ये बिल्कुल इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये नामुनासिब। बहुत शुक्रिया शहजाद सईद चीमा साहब, जनाब बैरामंद तंगी साहब, आपने हमें वक्त दिया। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।